जो आज चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उस चैप्टर का नाम रहेगा दोस्तों कोशिका। जीरो से हीरो बनाओगे सर, बिल्कुल जीरो से हीरो बना देंगे, आपको बिल्कुल बना देंगे दोस्तों। ध्यान से समझना मेरी बात को कि हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्तों उस चैप्टर का नाम है कोशिका। दोस्तों कोशिका से प्रत्येक एग्जाम में जो पॉइंट टू पॉइंट सवाल आते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक बार आप मेरी बात को ध्यान से समझना, प्रत्येक चीज को मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा। एक बार मजा आएगा पढ़ने में। एक बार दोस्तों सामने देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं कोशिका के बारे में पहली बात समझाऊं आपको तो मैं आपको क्या बताता हूं दोस्तों कि कोशिका को हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। संरचना एवं क्रियात्मक इकाई। ध्यान से समझना क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, सारी बताऊंगा। क्रियात्मक इकाई प्लीज एक बार बोर्ड पे देखेंगे सामने। सर इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं मैं आप सभी को बता देता हूं कि हमारे शरीर के पूरे सर क्लास रुक रही है, क्लास रुक रही है क्या भाई, एक बार कमेंट करें। देखेंगे दोस्तों ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। नहीं, ओके। देखिए दोस्तों हमारे शरीर का जो पूरा शरीर होता है वो किससे बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। देखना इधर एक सवाल पूछा भी गया था पेपर में, वो आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है और वो कोशिका मिलकर के दोस्तों हमारे शरीर में ऊतक का निर्माण करती है, टिश्यूज का निर्माण करती है। ऊतक मिलकर के ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ऊतक तंत्र का। और ऊतक तंत्र मिलकर के, ध्यान से समझना दोस्तों, हमारे अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र मिलकर के हमारे अंगों का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। दोस्तों किसका निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। तो आप मान के चलिए कि पूरे शरीर को बनाने के लिए, पूरे शरीर को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता हुई दोस्तों, कोशिका की आवश्यकता हुई। इसलिए हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं सर, कोशिका को कहते हैं। इसको क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे कोशिका के अंदर सभी प्रकार की, चाहे श्वसन हो, चाहे उत्सर्जन हो, चाहे पाचन हो, सारी प्रक्रियाएं, सारी क्रियाएं कहां पर होती है, कोशिका के अंदर ही होती है। इसलिए हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं दोस्तों, कोशिका को कहा जाता है। अगला पॉइंट ध्यान से समझना दोस्तों, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर कोशिका के खोजकर्ता कौन है, तो आप उनका नाम बता देंगे दोस्तों, रॉबर्ट हुक। आपसे पूछा जाए कि कोशिका के खोजकर्ता कौन है तो आप सीधा सीधा नाम बता देंगे सर, रॉबर्ट हुक कोशिका के खोजकर्ता हैं। लेकिन ध्यान दें ये जो खोजकर्ता थे, ये खोज करी थी इन्होंने केवल मृत कोशिका की। किसकी करी थी दोस्तों, मृत कोशिका की खोज करी थी। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है, दोस्तों ध्यान रखना, सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता ल्यूवेनहोक है। ध्यान रखना क्या नाम है उनका, ल्यूवेनहोक। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है तो उनका नाम होता है ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक के बारे में 3-4 बातें आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। ल्यूवेनहोक के बारे में इन्होंने प्रोटोजोआ की खोज की थी। किसकी खोज की थी, आपसे पूछा जाए कि प्रोटोजोआ के खोजकर्ता कौन है तो ल्यूवेनहोक, प्रोटोजोआ के खोजकर्ता, प्रोटोजोआ के खोजकर्ता। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि प्रोटोजोआ के अलावा इन्होंने शुक्राणु की खोज की थी। किसकी खोज की थी दोस्तों, बताइए, शुक्राणु की खोज, शुक्राणु की खोज। इसके अलावा दोस्तों ध्यान दें आप सभी ध्यान से, इन्होंने की थी दोस्तों जीवाणु की खोज। किसकी खोज की थी दोस्तों, जीवाणु की खोज। जीवाणु की खोज भी इन्होंने ही की थी, यहां ध्यान रखना आप सारी बातें। तो दोस्तों आपको ल्यूवेनहोक के बारे में ये सभी बातें ध्यान रखनी है। इन्होंने किस किस की खोज की थी, प्रोटोजोआ की खोज की थी, शुक्राणु की खोज की थी और जीवाणु की खोज भी किसने की थी दोस्तों, ल्यूवेनहोक भाई साहब ने की थी। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना कि कोशिका सिद्धांत के बारे में अगर मैं बात करता हूं कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। कोशिका सिद्धांत की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो दिया था स्लाइडन और स्वान ने। ये पॉइंट है, ध्यान रखना, स्लाइडन एवं स्वान ने। किसने दिया था सर, स्लाइडन एवं स्वान ने। स्लाइडन और स्वान, स से सिद्धांत, बिल्कुल आरबीसी की खोज भी इन्होंने ही की थी। आप मेरी क्लासों को देखते होंगे, आपको सब कुछ पता है, बिल्कुल ये सब मैंने पढ़ा रखा है दोस्तों। ये आरबीसी की खोज भी किसने की थी दोस्तों, ल्यूवेनहोक ने की थी। वेरी गुड मधु कुमारी मीणा। इसका मतलब आप मेरी सारी क्लासें देखते हैं। सावित्री जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आज मुझे पता लग गया कि हाँ कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल रोज पढ़ाई करते हैं, मेरी क्लासों को देखते हैं। चलिए, स्लाइडन और स्वान ने दोस्तों सिद्धांत दिया था। इन्होंने बोला कि प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है, इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ऐसा सिद्धांत दिया। क्या दिया बताओ, इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों,
किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने। अगर आपसे पूछा जाए कि इस सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया था, ध्यान से समझना, इस सिद्धांत को रूपांतरण, क्योंकि इन्होंने एक शब्द बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला, अपनी भाषा में बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका रूपांतरण किया था दोस्तों, ध्यान रखना, रुडोल्फ विर्चो ने। दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले वैज्ञानिकों के नाम सीधे याद रखने हैं, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो जो वैज्ञानिक थे, इन रुडोल्फ विर्चो ने, मैं आपको आज पूरी कहानी समझाऊंगा, लिखवाऊंगा भी सही, लेकिन आप पूरी कहानी समझेंगे। सर जी WBC क्या होती है? WBC बिल्कुल आपको पढ़ा रखा है बलराम जी, आप पिछली वाली वीडियो सभी देखें, मैंने पूरा ब्लड पढ़ा रखा है, आराम से आप देखें। व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, बिल्कुल आराम से सफेद रक्त कणिकाएं होती है, जिनको ल्यूकोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट। बिल्कुल ध्यान से समझना, रुडोल्फ विर्चो बोला जाता है। रुडोल्फ विर्चो ने किसका क्या रूपांतरण किया? सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया दोस्तों? रुडोल्फ विर्चो भाई साहब ने किया। अब मैं अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली सिद्धांत किसने दिया, ध्यान से समझना, आपसे पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली सिद्धांत किसने दिया? कोशिका झिल्ली सिद्धांत, कोशिका झिल्ली सिद्धांत किसने दिया? तो आप नाम याद करेंगे दोस्तों, इसका नाम ध्यान रखेंगे आप ईमानदारी से, इसका नाम ध्यान रखेंगे आप, हेनरी और निकोलसन। क्या याद रखेंगे सर? हेनरी एवं निकोलसन, हेनरी एवं निकोलसन। हेनरी एवं निकोलसन भाई साहब ने किसका नाम दिया? कोशिका झिल्ली सिद्धांत दिया। कोशिका झिल्ली सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? हेनरी और निकोलसन ने दिया, हेनरी और निकोलसन ने दिया। बताइए दोस्तों, यहां तक की सभी बातें आपको याद हो जानी चाहिए दोस्तों। एक ही डायग्राम में आपको प्रत्येक चीज मैंने बता दी, जिससे कि आपका कंसेप्ट एकदम बिल्कुल शानदार। हेनरी और निकोलसन, हेनरी और निकोलसन, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि कोशिका को हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुके, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम ल्यूवेनहोक था, जिन्होंने प्रोटोजोआ की खोज की, शुक्राणु की खोज की, जीवाणु की खोज की, और आरबीसी के खोजकर्ता भी यही थे। पीडीएफ डाल देना सर, बिल्कुल डाल देंगे। सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा है कि कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया, तो कोशिका सिद्धांत दिया था दोस्तों स्लाइडन और स्वान ने। स से सिद्धांत, स से स्लाइडन, स से स्वान, ऐसे याद करेंगे आप। इसका रूपांतरण रुडोल्फ विर्चो ने किया, रुडोल्फ विर्चो ने इसका किया। और कोशिका झिल्ली सिद्धांत जो दिया था, वो दिया था दोस्तों हेनरी और निकोलसन ने दिया था। इस प्रकार आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। आगे की बातें मैं आपको और बता देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर सबसे जीव जगत की आपसे पूछा जाए, चलो मैं इसको बाद में लिखवा दूंगा, यहां तक आप पूरा लिख लो एक बार अच्छे से, ताकि एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए भाई। एक बार अच्छे से इसको लिख लो आप। लिख लिया? वेरी गुड, वेरी गुड भाई। दोस्तों ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक चीज होती है, समझना मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं बात करूं जीव जगत की, लिखना भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, जीव जगत की आपसे पूछा जाए, जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, आपसे पूछा जाए जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, आपसे पूछा जाए जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, आपसे पूछा जाए जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, आपसे पूछा जाए जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, आपसे ये पूछा जा सकता है। आप लिखेंगे आराम से बढ़िया तरीके से, छोटी कोशिका, जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका। आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान से समझना, आपसे पूछा जा सकता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, आपसे पूछा जाए हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, यह भी पूछा जा सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान रखना, कि शरीर की सबसे छोटी कोशिका, शरीर की सबसे छोटी कोशिका। चारों सवाल पूछे जाते हैं, और चारों सवाल आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, पूछे ही जाते हैं दोस्तों सवाल। चलो आइए बोर्ड पे, चलो देखिए, बिल्कुल वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर राइट आ रहा है। देखिए ध्यान से, जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका को बोलेंगे दोस्तों, जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका होती है दोस्तों शुतुमुर्ग का अंडा, एस्टिस एग, शुतुमुर्ग का अंडा। शुतुमुर्ग का अंडा लगभग दोस्तों ध्यान रखना 17 सेंटीमीटर की होती है, इसमें कोशिका 17 सेंटीमीटर की। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका, तो दोस्तों यहाँ समझना, इसका माइक्रोप्लाज्मा होती है, अभी आपको समझाऊंगा।
माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा होती है लगभग 0.1 सेंटीमीटर की होती है, 0.1 सेंटीमीटर की इसके अंदर कोशिका होती है, 0.1 सेंटीमीटर की। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे मैं बता देता हूं आपको। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है दोस्तों, समझना, बताओ हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, वेरी गुड भाई, वेरी गुड यार, तुम तो सब पढ़ने लग गए रे। अंडाणु, वेरी गुड दोस्तों। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। और आपसे पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? शुक्राणु। क्या होता है दोस्तों? शुक्राणु। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। ध्यान से समझना दोस्तों, एक शुक्राणु को बनने के अंदर 74 दिन का समय लगता है। कितने दिन का समय लगता है? एक शुक्राणु को बनने में 74 दिन का समय लगता है, 74 दिन का समय लगता है। अगर आपसे बोला जाए कि शुक्राणु जो होता है दोस्तों, इस शुक्राणु का जो ऊपर वाला भाग होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस शुक्राणु का जो ऊपर वाला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इसको समझ में आना चाहिए कि इसको बोला जाता है दोस्तों एक्रोसोम। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्रोसोम। जब कोई भी शुक्राणु जो होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जब शुक्राणु जब अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है 30 दिन में मर जाते हैं। बिल्कुल, एक शुक्राणु के अंदर जब आप मान के चलिए दोस्तों, जब शुक्राणु जब अंडाणु में प्रवेश करता है तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा भाग जो शुक्राणु का होता है वो अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, तो सबसे ऊपर वाला भाग अंडाणु में प्रवेश करेगा। कौन सा भाग करता है दोस्तों? एक्रोसोम। याद रखना इस सवाल को, ये पूछा गया है आरएस में सवाल, तो ये होता है दोस्तों एक्रोसोम। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। आपसे मैंने पूछा कि शुक्राणु के खोजकर्ता कौन है, तो बताइए कौन बताएगा? देखिए शुक्राणु के खोजकर्ता कौन है, बताओ। ल्यूवेनहोक है, अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले, अब पिछले वाली स्लाइड के अंदर बताया था कि कौन है, बताओ। ल्यूवेनहोक है। दोस्तों ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इनसे भी सवाल पूछा जाता है, आपको सारी बातें ध्यान होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, इनको आराम से आप लिख लो भाई, आराम से लिखो, बढ़िया से नोट्स बनाओ, लिखो आराम से बढ़िया इन सभी चीज़ों को। और अगर एक बार बना लिया आपने, मेरे से ऑफलाइन पढ़ भी लिया है, तो एक बार और बना लो, क्योंकि लिखने से ही चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेगी और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा दोस्तों पढ़ करके। बिल्कुल आराम से पढ़ते रहें, लिखते रहें, मैं आपको बिल्कुल वक्त दे रहा हूँ। PDF का इंतजार ना करें, PDF सब डल जाएगी, लेकिन आप पहले लिखो साथ के साथ आराम से, बढ़िया नोट्स बनाओ, अच्छे से बढ़िया पढ़ते रहो भाई। लिख लिया क्या सभी ने? लिख लिया सभी ने? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए समझना ध्यान से मेरी बात को दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों आप सभी के सामने कि जो कोशिका होती है, यहाँ पर एक समझना कि एक जैसे मान के चलिए कि जैसे ये है, तो आपको मैं एक बार बात बताऊंगा, पूरी बात सुनाऊंगा। यहाँ पर देखना, ये जो कोशिका आपने देखा, दो चीज़ें होती है। एक तो होती है कोशिका भित्ति, इंपॉर्टेंट बात है, पूरी याद हो जाएगी। एक होती है कोशिका भित्ति और एक होती है दोस्तों कोशिका झिल्ली। बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे यहाँ से, आपको ये सारी बात ध्यान रखनी। कोशिका झिल्ली, एक होती है कोशिका भित्ति और एक क्या होती है दोस्तों? कोशिका झिल्ली। समझना क्या फर्क है दोनों में। सर अगर मैं बात करूं कोशिका भित्ति की, तो जैसे पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधों के ऊपर जो वो छाल पाई जाती है, जो बहुत ज़्यादा कठोर होती है, वो होती है कोशिका भित्ति। अब अपने अंदर छाल थोड़ी पाई जाती है, नहीं पाई जाती, इसका मतलब अपने अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति केवल मात्र दोस्तों ध्यान रखना पादपों के अंदर पाई जाती है। जो पादप होते हैं ना, जो पेड़ पौधे होते हैं, उन्हीं के अंदर पाई जाती है कौन सी? कोशिका भित्ति। लेकिन ये दोनों में पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है दोस्तों ध्यान रखना, वो केवल पादपों में पाई जाएगी, और ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। पादप में भी पाई जाती है और जंतु में भी पाई जाती है। कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाई जाएगी। अब कोशिका झिल्ली देखना इधर, अब जैसे पादप होंगे, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर वो पादप है, मान के चलिए पेड़ पौधे हैं, तो ये कोशिका भित्ति हो गई, और ये कोशिका भित्ति होती है। भाई क्या होती है बताओ सर? कोशिका भित्ति। तो किसके अंदर पाई जाएगी कोशिका भित्ति? पादप के अंदर। फिर इसके अंदर होती है, एक और होती है दोस्तों, ध्यान समझना, इसके अंदर होती है कोशिका झिल्ली। क्या होती है सर? कोशिका झिल्ली। क्या कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाएगी? बिल्कुल, कोशिका झिल्ली तो दोनों में होती है, कोशिका झिल्ली तो दोनों में होती है। तो ये बताओ अंदर वाली क्या होती है दोस्तों? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली होती है। बोलो राइट है? यहां तक समझ आ रहा है? देखो इधर कोशिका भित्ति की अगर मैं बात करूं, देखो दोस्तों हमारे यहां बात करता हूं मैं कोशिका भित्ति की। तो ये जो कोशिका भित्ति होती है, ये पेड़ पौधों के ऊपर जो छाल होती है उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये कोशिका भित्ति बहुत ज्यादा कठोर होती है, और कठोर होने का कारण ये है कि कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की बनी होती है दोस्तों। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज हमारे प्रकृति के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है। बताओ क्या होता है? कार्बनिक। हमारे पूरे वातावरण के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? सेल्यूलोज होता है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने आप सभी को एक चैप्टर पढ़ाया था, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। मैंने बताया था कि सेल्यूलोज एक बताइए मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है? बताइए दोस्तों क्या है?
बताइए, आप मुझे बताएं कि जो ये होता है सेलुलोज, ये एक प्रकार का क्या है? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड है? कमेंट करके मुझे बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। बताओ कमेंट क्या है कि सेल्यूलोज जो है ये क्या है, किस प्रकार का है? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड? ध्यान से समझना, मैंने आप सभी को बताया था कि सेल्यूलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। इसमें सेकेराइड की बहुत सारी इकाइयां मिलकर बनी होती है, इसको बोला जाता है पॉलीसेकेराइड। बोलो क्या बोलते हैं इसको? पॉलीसेकेराइड। इसके अंदर मैंने एक और बताया था, इसके अंदर 3 लिखाए थे मैंने, इसके अंदर 3 लिखाए थे। एक मैंने ग्लाइकोजन भी बताया था और एक मैंने स्टार्च भी बताया था। एक मैंने ग्लाइकोजन भी बताया था, एक मैंने स्टार्च भी बताया था, दोनों बताए थे मैंने इसमें। और एक कौन सा बताया दोस्तों? सेल्यूलोज बताया था। एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ भी कौन सा होता है दोस्तों? सेल्यूलोज ही होता है। तो ये तो हो गया सेल्यूलोज की बनी होती है, जो केवल किस में पाई जाएगी? बताओ ये किस में पाई जाएगी? ओनली पादपों में पाई जाएगी। यहां तक बात याद हो गई। अब अंदर वाली कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाई जाएगी। तो ध्यान समझना दोस्तों, जो कोशिका झिल्ली जो बनी होती है वो बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। ध्यान से समझना, ये सवाल पूछा जाता है किसकी बनी होती है दोस्तों? लाइपोप्रोटीन अर्थात वसीय लिपिड की, वसा की बनी होती है दोस्तों। श्याम समझना, वसा की बनी होती है कोशिका झिल्ली लाइपोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है? लाइपो का मतलब होता है वसा, और प्रोटीन दोनों का मिक्सचर होती है। और ये एक प्रकार की दोस्तों श्याम समझना अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। बोलो कैसी झिल्ली होती है? अभी मैं बताऊंगा अर्धपारगम्य क्या होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली कैसे होती है दोस्तों? ये जो वेस्टेज पदार्थ होते हैं, जो फालतू के पदार्थ होते हैं, उनको तो बाहर ही रोक लेती है, और जो इंपॉर्टेंट जो पदार्थ है जो चाहिए उनको अंदर भेज देती है। उनको कैसे भेज देती है? अंदर भेज देती है। इसलिए आधे पदार्थ को ये बाहर और आधे पदार्थ को अंदर करती है, इसलिए इसको बोला जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। बोलो क्या बोला जाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली किसे बोला जाता है? कोशिका झिल्ली को बोला जाता है। ये किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, जो पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। जबकि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जो एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है और जो केवल पादपों में होती है। बताओ यहां तक सारी बात समझ में आ गई क्या? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, शानदार भाई, शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको, प्रत्येक चीज समझ में आ रही होगी। आपको एक शब्द में याद करवा देता हूं दोस्तों, समझना। अगर मैं बात करूं, एक शब्द होता है, आगे इसको आगे लेता हूं मैं एक पेज को, ध्यान से समझना मेरी बात को। एक शब्द होता है जिसे एक सवाल पूछा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। आपसे पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म, बहुत सारे बोलेंगे सर इसका हिंदी में बता दो, तो प्रोटोप्लाज्म को बोला जाता है जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीव द्रव्य। यह सवाल पूछा गया है आरएस में एक बार, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। मैं हमेशा आरएस का इसलिए देता हूं एग्जांपल, ताकि आपको अगर उस लेवल की आप तैयारी कर लेते तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आप देखना कि जीव द्रव्य क्या होता है। मैंने बताया ऊपर कौन सी होती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली, और इन दोनों को अगर मैं छोड़ दिया जाता हूं तो ये जो अंदर वाला जो पार्ट बचता है, इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य बोला जाता है। आपसे सवाल पूछा जाए कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली दोनों को छोड़ करके शेष बचा हुआ भाग ये क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहलाता है। तो मैं लिख देता हूं इसको, आराम से आप लिख लेंगे। कोशिका भित्ति व झिल्ली को छोड़कर शेष भाग जीव द्रव्य कहलाता है। एक और आप शब्द को ध्यान रखेंगे आप, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, ये भी ध्यान रखेंगे आप। सर कोशिका द्रव्य क्या है? कुछ नहीं है, जैसे मान के चलिए पहले कोशिका भित्ति है, फिर कोशिका झिल्ली है, और यहां पर कोशिकांग होते हैं, इनके बीच में एक द्रव्य भरा होता है। कोशिकांगों के बीच में भरा हुआ द्रव्य ही क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। कोशिकांग जो भी है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इनके बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है। उस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ध्यान से समझना, क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिकांगों के बीच में भरा हुआ तरल पदार्थ
उतारो भाई, उतारो आराम से, बढ़िया। लिख लिया क्या भाई? कमेंट करो। चलो, कोशिका के कोशिकांग टॉपिक डाल दो, या कोशिका के भाग, पार्ट ऑफ सेल। कोशिका के कोशिकांग। दोस्तों समझना ध्यान से मेरी बात को। अगर मैं बात करूं यहां पर, ये सबसे पहले बताओ, सबसे ऊपर पहले कौन होती है? कोशिका भित्ति। सबसे पहले सबसे ऊपर कोशिका भित्ति होती है। बताओ सर क्या होती है? कोशिका भित्ति। सबसे पहले सबसे ऊपर होती है कोशिका भित्ति। इंपॉर्टेंट है, किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है सर? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। इसी के साथ आप ध्यान रखेंगे कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती? क से कवक, क से काइटिन। बोलो कैसे याद करोगे? क से कवक, क से काइटिन। तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना आगे। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, सबसे पहले अंदर वाला जो भाग है, इस अंदर वाले भाग को बोला जाता है कोशिका, कोशिका झिल्ली। वेरी गुड। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन। और ये जंतु और पादप दोनों में पाई जाएगी, लेकिन ये केवल किस में पाई जाती है? पादपों के अंदर पाई जाती है। अगर मैं बात बीच के अंदर भाग को बात करूं दोस्तों, तो ये जो बीच वाला भाग होता है इसको बोला जाता है केंद्रक, केंद्रक, केंद्रक बोला जाता है। वेरी गुड। न्यूक्लियस, केंद्रक, वेरी गुड। इससे ध्यान से समझना, इससे जुड़ी हुई एक आकृति होती है ऐसी, 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 और ऐसी, 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 ऐसी। बोलो कैसी रहे? ऐसी। इससे ध्यान से समझना, जो केंद्रक से जुड़ी हुई जो आकृति होती है इसको बोलते हैं अंतःप्रदवयी जालिका। बोलो क्या बोलते हैं? अंतःप्रदवयी जालिका। ऐसे लिखो, इसको लिखो अंतःप्रदवयी जालिका, एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रदवयी जालिका, एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। AR, ER, 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 ER। बोलो क्या बोलते हैं? ER। एक बार सवाल पूछा गया कि केंद्रक से जुड़ी हुई एकमात्र संरचना कौन सी होती है, तो बताओ सर कौन सी हो जाएगी? ER। क्या होती है बताओ? ER होती है। ध्यान से समझना कि केंद्रक से जुड़ी हुई एकमात्र संरचना कौन सी होती है दोस्तों? ER होती है। बोलो कौन सी होती है? ER होती है। आगे आ जाओ कहानी पे, ध्यान से समझना। अगर मैं इस केंद्र के ऊपर की बात करूं दोस्तों, तो यहां पर एक पार्ट होता है ऐसा, 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 कटोरी नुमा एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है दोस्तों, समझना, गोल्जिकाए। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? गोल्जिकाए। जो कटोरी नुमा एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं गोल्जिकाए। ये गोल्जिकाए क्या करता है, मैं आप सभी को बता दूं कि जब मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति जैसे यहां से प्रवेश कर रहा है कोशिका के अंदर, तो ये चेकिंग का कार्य करता है। ये कहता है कि तू अगर अच्छा पदार्थ है जब तो केंद्र के पास चला जा, अगर अच्छा पदार्थ नहीं है तो दोस्तों उसको बाहर निकाल देता है। इसलिए इसको हमारे शरीर का, इसलिए इसको कोशिका का ट्रैफिक हवलदार कहते हैं। अभी सारी बातें लिखूंगा मैं ना। कोशिका का क्या कहते हैं दोस्तों? बताओ दोस्तों, कोशिका का ट्रैफिक हवलदार किसे कहा जाता है दोस्तों? समझना, गोल्जिकाए को बोला जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य गोल्जिकाए करता है। अपशिष्ट पदार्थ लिखूंगा, सारी बातें अभी समझा रहा हूं। अभी तो आपको कोशिकाओं के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर कोशिकाओं को कोई नहीं जानोगे तो फिर बताओ पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। इसके अलावा दोस्तों यहां पास के अंदर दोस्तों एक चीज का निर्माण कर देता है। ये गोल्जिकाए एक पास में निर्माण करता है जिसका नाम होता है लाइसोसोम। बोलो क्या नाम होता है इसका? लाइसोसोम। और आप सभी को पता है इसको कोशिका की क्या कहते हैं बताओ? आत्मघाती थैली कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं दोस्तों? इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। अब आपको बताऊंगा, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि एक रोग होता है हाशीमेटो रोग। बोलो कौन सा रोग होता है? हाशीमेटो रोग। ये किससे संबंधित होता है? तो हाशीमेटो रोग भी लाइसोसोम से संबंधित
संबंधित होता है। जब इसको भी डीपली पढ़ाऊंगा, मैं इसको डीपली पढ़ाऊंगा दोस्तों, लाइसोसोम इसको डीपली पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा कि हाशिमोटो क्या होता है, हाशिमोटो क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब आप अभी आराम से, पहले कोशिकाओं का पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा यहां पर दोस्तों समझना, यहां पर पाया जाता है राइबोसोम, छोटा छोटा होता है तो इसको बोलते हैं सबसे छोटा कोशिकांग होता है ये राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं इसको? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। बोलो क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। बोलो क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। डीप पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा विषय आराम से, भी पहले समझो। और यहां पर होता है दोस्तों समझना, इस जगह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया में उभार नामक ये ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जिसे बोला जाता है दोस्तों क्रिस्टी। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपसे पूछा गया सवाल है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उभार वाली संरचनाओं को क्या कहा जाता है? रीट के अंदर पूछा गया सवाल है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? क्रिस्टी बोला जाता है। बिल्कुल, इसको एक बार उतारिए चित्र को आराम से। नोट्स अच्छे से बनाओ भाई, मैं आपको कोशिका के प्रत्येक सवाल को क्लियर कर दूंगा। आराम से आप नोट्स बनाते जाओ, पढ़ाई करते जाओ, मेहनत करते जाओ। आप देखेंगे दोस्तों अभी तक जो है ज़्यादा, अब देखेंगे आप गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर सफोकेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है भाई। अब एक बार दोबारा देखना है सर, कोशिकांग के कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। सबसे पहले होती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के बाद कोशिका झिल्ली, यहां पर बीच में केंद्रक, केंद्रक से जुड़ी हुई संरचना ईआर, ईआर के ऊपर होता है गोल्जिकाए। क्या होता है? गोल्जिकाए। गोल्जिकाए के पास में लाइसोसोम, नीचे होता है राइबोसोम और यहां होती है माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ भाग और होते हैं, जैसे हरित लवक होता है। बताओ क्या होता है? हरित लवक। अगर मैं बात करूं यहां पर हरित लवक होता है, तो हरित लवक जो पाया जाता है वो केवल पादपों के अंदर पाया जाता है, क्योंकि उस हरित लवक के कारण ही दोस्तों पेड़ पौधों पत्तियों का हरा रंग होता है। तो हरित लवक, आपका तो हरा रंग नहीं होता ना, तो आपके अंदर तो नहीं पाया जाता ये। तो ध्यान से समझना है, हरित लवक किसके अंदर पाया जाता है दोस्तों? केवल किसके अंदर पाया जाएगा? पादपों के अंदर ही पाया जाता है। इसके अलावा एक पार्ट और होता है यहां पर, उसको बोला जाता है रसधानी। बोलो क्या बोलते हैं? रसधानी। सर रसधानी भी बोलते हैं इसको, और एक नाम और होता है इसका, रिक्तिका। इसका नाम रिक्तिका भी होता है, रसधानी भी होता है। ये जल का संतुलन बनाए रखती है। जैसे ये भी केवल, ये भी ध्यान से समझना, केंद्रिका भी होता है। बिल्कुल ध्यान से समझना, ये जो रसधानी या जो होती है, रिक्तिका जो होती है, रसधानी जो होती है, ये क्या काम करती है मैं आप सभी को बता देता हूं। जैसे मान के चलिए केवल पादपों में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। रसधानी का आकार बहुत बड़ा होता है। अब क्या होता है कि दोस्तों नीचे से जल को ऊपर तक पहुंचाना है पेड़ में, तो उस जल को पहुंचाने का कार्य कौन करती है? रसधानी कार्य करती है। रसधानी क्या करती है दोस्तों? उसका कार्य करती है। तो ध्यान से समझना, रिक्तिका या रसधानी। तो आपको सारी कोशिकाओं के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। सबसे पहले कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली, बीच में केंद्रक, केंद्रक से जुड़ी संरचना ईआर, ऊपर गोल्जिकाए, पास में लाइसोसोम, नीचे राइबोसोम, पास में माइटोकॉन्ड्रिया, और अलग कौन कौन से हैं? हरित लवक और रसधानी। इस प्रकार आपको याद होना चाहिए। एक पार्ट और पढ़ा देता हूं दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या अंतर होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कोशिका भित्ति, या फिर आप ऐसे लिख लो, यहां पर दिख रहा है क्या? यहां पर लिखेंगे आप, पादप व जंतु कोशिका में अंतर। 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 इधर है पादप कोशिका और इधर है जंतु कोशिका। इधर है पादप कोशिका और इधर क्या है बताओ? जंतु कोशिका है। ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं पादप कोशिकाओं की, पादपों के अंदर आपको पहला अंतर तो आपको याद होगा कि पादपों के अंदर क्या पाई जाती है बताओ? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती।
बोलो पहली चीज समझ में आ गई। अगली चीज बोलो दूसरा नंबर का। दूसरे नंबर में मैंने बताया इसके अंदर आप समझेंगे कि कोशिका पादपों के अंदर हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, हरित लवक पाई जाता है। इसमें नहीं पाया जाता, नोट्स बनाओ साथ के साथ, नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता बिल्कुल। नंबर थर्ड, ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसके अंदर क्या होगा कि रसधानी अपने अंदर तो बहुत छोटी होती है, होती भी है तो बहुत छोटी होती है कि पानी तो ऑटोमेटिक अपने नसों द्वारा इनके द्वारा पहुंच जाता है। अब पेड़ पौधे जो होते हैं उनके अंदर जो रसधानी होती है वो रसधानी बड़ी होती है। बोलो कैसी होती है? बड़ी होती है। अब क्या होता है दोस्तों समझना कि अगर रसधानी जैसे मान के चलिए कोशिका भित्ति है, ये इसके अंदर कोशिका झिल्ली है, यहां पर केंद्रक है। अब रसधानी का आकार कोशिका इस पादपों के अंदर इतना बड़ा होता है कि पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। बहुत बड़ा होने के कारण इसको खिसकाते 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 कहां ले जाती है बताओ? परिधि पर ले जाती है। किसको? केंद्रक को। तो ध्यान से समझना इसके अंदर रसधानी का आकार कैसा होता है सर? बड़ा होता है। रसधानी का आकार बड़ा होता है। और इसमें कैसा होता है सर? रसधानी का आकार छोटा होता है। और रसधानी का आकार बड़ा होने के कारण केंद्रक को कहां होता है बताओ सर? इसमें केंद्रक परिधि पर होता है। बोलो कहां पर होता है? परिधि पर। और इसमें केंद्रक कहां होता है? मध्य में, मध्य में। इसमें लिखेंगे अगला, इसमें गोलजीकाएं छोटे होते हैं। कैसे होते हैं सर? गोलजीकाएं कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। जो कटोरियां होती है वो छोटी होती है और अपने अंदर गोलजीकाएं कैसे होते हैं बताओ सर? बड़े होते हैं। तो ध्यान से समझना गोलजीकाएं बड़े आकार के होते हैं। ये सारे अंतर आपको याद होने चाहिए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंतर होते हैं, ये पेपर में पूछे ही जाते हैं और आपको याद भी होना चाहिए। रिक्वायरमेंट है कि आप याद करेंगे जरूर, आराम से पढ़ लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों इसके अंदर। बोलो सही है यहाँ तक? बोलो सही है यहाँ तक? समझ आ गया दोस्तों? ये 5 अंतर आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर याद होने चाहिए। मैं आपको बिल्कुल दोस्तों शानदार तरीके से, अब मैं कल जो है आप सभी को पादप कोशिका जंतु कोशिका में कल से मैं आपके इसके बिल्कुल सर आपने यूट्यूब पर सेल पढ़ाया था, उसमें शुक्राणु और जीवाणु के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक बताया, बिल्कुल वो उसके अंदर थोड़ा सा डिफॉल्ट हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या जी बिल्कुल, है ना? वो थोड़ा सा उसके अंदर जो है डिफॉल्ट हो गया था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी उसके अंदर यूट्यूब वाले में। बिल्कुल उस टाइम कोई आ गया था स्टूडियो में, तो उस टाइम थोड़ा सा क्या है वो ऊपर लिखने के बजाय नीचे लिख दिया था मैंने ना। कोई बात नहीं, इसको आप करेक्शन कर लेंगे। चलो आ जाओ, चलो रिवीजन करो भाई, रिवीजन करो। आज की क्लास का पूरा रिवीजन करना है। अब आराम से स्टार्ट कर दो कोशिका को पढ़ना। ओके सर मैंने लिख लिया था। वेरी गुड दिव्या जी, वेरी गुड। चलिए दोबारा रिवीजन कीजिए, आज क्या क्या पढ़ाया है, पूरी चैप्टर का रिवीजन करेंगे। सर कोशिका के बारे में सबसे पहले, कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक है, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज करी। जीवित कोशिका के खोजकर्ता ल्यूवेन होक है, जिन्होंने प्रोटोजोआ, शुक्राणु, जीवाणु और आरबीसी की खोज की थी। इसके अलावा स से सिद्धांत, स से स्लाइडन, स से स्वर्ण, तीनों स से वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना। और रूपांतरण किसने किया दोस्तों? रुडोल्फ विर्चो ने किया। किसने किया दोस्तों? किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। फिर कोशिका झिल्ली सिद्धांत किसने दिया? हेनरी और निकोलसन ने दिया। हेनरी और निकोलसन ने दिया। ये आपको सारी बातें तो फैक्ट है, याद करने पड़ेंगे। फैक्ट है, इसको आराम से 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बाकी अभी याद हो गया होगा, मैं ऐसा मानता हूं आपको। ठीक है, जाते जाते 1-2 सवाल पूछ के जाऊंगा मैं। ठीक है, जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग कांडा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। ध्यान से समझना दोस्तों, ये जो माइक्रोप्लाज्मा होती है इसको पादप जगत का बहरूपिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये पादपों के अंदर पाई जाती है, इसको बोला जाता है पादप जगत का बहरूपिया, क्योंकि ये एक से ज्यादा रूप बना लेता है। कौन? माइक्रोप्लाज्मा। इसके माइक्रोप्लाज्मा होती है सबसे छोटी कोशिका होती है इसके अंदर। इतनी छोटी कोशिका होती है, इतनी छोटी कोशिका होती है कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तक भी नहीं पाया जाता। माइक्रोप्लाज्मा के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि आपने बताया था सारी श्वसन की क्रिया कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन की क्रिया कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब इसके अंदर सर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, फिर माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही नहीं है इसमें। तो एकमात्र ऐसा कोशिकांग, ऐसी कोशिका है ये माइक्रोप्लाज्मा जो बिना माइटोकॉन्ड्रिया के भी श्वसन करता है। बिना माइटोकॉन्ड्रिया के श्वसन करता है। कौन? माइक्रोप्लाज्मा, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है।
तो बिना माइटोकॉन्ड्रिया के दोस्तों ये श्वसन करता है, या श्वसन के बिना ही जीवित रहता है। कौन? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा पादप जगत का इसको क्या कहते हैं दोस्तों? बहरूपिया कहा जाता है। अगर आपसे पूछा सबसे छोटी कोशिका तो वो होती है शुक्राणु। ऊपर वाली टोपी को क्या कहते हैं? एक्रोसोम। और एक शुक्राणु को बनने में कितने दिन का समय लगता है? 74 डेज का समय लगता है। ऊपर वाली कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होगी, पादपों के अंदर होती है, और पॉलीसेकेराइड शर्करा है ये। कोशिका झिल्ली लाइपोप्रोटीन की और एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। आगे देखिए, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को छोड़कर के बचा हुआ भाग क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। जबकि कोशिका द्रव्य क्या कहलाता है? कोशिकाओं के बीच भरा हुआ तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका द्रव्य बोला जाता है। अगला पार्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बीच में होता है केंद्रक। केंद्रक के बाद इससे जुड़ी संरचना ईआर होती है। ईआर के ऊपर गोल्जिका होता है। गोल्जिका किसका निर्माण करता है? लाइसोसोम का निर्माण करता है। और लाइसोसोम के नीचे राइबोसोम होता है। राइबोसोम के पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में उभार वाली संरचना को हम क्रिस्टी कहते हैं। और रिक्तिका, रसदानी और हरित लवक अलग होते हैं। इसके बाद मैंने आप सभी को अगले पार्ट में पढ़ाया कि पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। तो इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हरित लवक पाया जाता है और नहीं पाया जाता। रसदानी का आकार बड़ा होता है, इसलिए केंद्र को खिसका करके कहा ले जाता है परिधि पर। और केंद्र रसदानी छोटी होने के कारण केंद्रक मध्य में होता है। इसमें गोल्जिकाएं छोटे होते हैं, इसमें गोल्जिकाएं कैसे होते हैं दोस्तों? बड़े होते हैं। बताओ यहां तक की पूरी क्लास समझ में आ गई हो तो एक बार कमेंट करो कि हां सर समझ में आ चुका है। जल्दी कमेंट कर दो भाई, एक बार मुझे जल्दी कमेंट कर दो, जल्दी से जल्दी भी। वंदना जी नमस्कार, रामशंकर नागर जी नमस्कार, दिव्या जी बहुत बढ़िया दोस्तों, शिल्पा जैन वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। सर जी मजा आ गया, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सानू जी बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से पढ़ाई करें, बढ़िया मजा आ रहा होगा आपको। घर बैठे दोस्तों ऐसी आपको ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है जो वास्तव में दोस्तों सवाल सीधे सीधे यहाँ से फंसेंगे। तो मैं आपको सवाल पूछता हूँ एक दो आज की क्लास से, ताकि आप क्लियर हो जाएं। देखता हूँ सबसे पहला जवाब कौन देता है। ठीक है भाई, क्लियर कर दें। बहुत, अब मैं पहला सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती है? उत्तक। वेरी गुड हरीश अंसारी जी, वेरी गुड, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला जवाब, अगला सवाल पूछेंगे, हाशीमोटो रोग किससे संबंधित है? हाशीमोटो रोग किससे संबंधित है? लाइसोसोम। क्या बात है भाई, क्या बात है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। और अंतिम सवाल आज का मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूं दोस्तों। अगला मैं सवाल आपसे पूछूंगा, बिल्कुल क्लियर है। केंद्रक से जुड़ी हुई एकमात्र संरचना कौन सी होती है? बताइए दोस्तों, कौन सी होती है? ईआर होती है। वेरी गुड दोस्तों, मुझे पता था कि आप सभी सवालों का सही से जवाब दे देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास लेकर के, आपको भी मजा आया होगा। इस प्रकार हम इस चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ेंगे। कल हम इसके कोशिकाओं के बारे में धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। ईआर क्या होता है, राइबोसोम लाइसोसोम क्या होता है, इनके बारे में धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद अपने इसमें पिछले साल में आए हुए सभी सवाल हम करवाएंगे। सर मैथ्स में क्या पढ़ाओगे ऐप पर? भाई मैथ्स के अंदर मैं आप सभी को बता दूं कि मैथ्स के अंदर आज तो क्लास हुई नहीं, कल जो मैथ्स की क्लास चलेगी उसके अंदर एलिगेशन पढ़ाया, वो एज पढ़ाया जाएगा, आयु संबंधी प्रश्न पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों, राम राम भाई।